गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 14th क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर हम अपनी सब्जेक्ट के पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें कि फॉरफीचर और साथ के साथ हमने री इशू ऑफ शेयर्स को भी पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा था रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके सारे क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम अपना नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि गुडविल, जिसको कि हिंदी में ख्याति कहा जाता है, ये क्या होती है। सबसे पहली चीज ख्याति को समझना होगा, गुडविल को समझना होगा। उसके बाद हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। उसके वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, गुडविल या फिर ख्याति, जनरल सेंस में हम लोग जब नॉर्मली भी बात करते हैं तो गुडविल का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन की कोई इमेज बनी हुई है और वो पॉजिटिव इमेज है। मार्केट के अंदर किसी पर्सन की कोई पॉजिटिव इमेज है, उसको ही हम गुडविल कहते हैं कि हाँ, इसकी दुकान की गुडविल तो बहुत अच्छी है। मतलब कि ग्राहकों का उस पर्सन पर विश्वास है, मार्केट में उस पर्सन की रेपुटेशन है, अच्छी है, तभी उसकी कोई गुडविल हो सकती है। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल को कोई देखा तो नहीं जा सकता, कोई छूकर तो नहीं बता सकते ये देखिए ये हमारी गुडविल रखी हुई है। नो, गुडविल को ना तो देखा जा सकता है, ना गुडविल को छुआ जा सकता है। ये इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे सिर्फ बताया जा सकता है कि हाँ, कोई गुडविल है इस पर्सन की, क्योंकि मार्केट में इसका नाम है। एक तरीके से इसी का मार्केट में नाम है, वही उसकी गुडविल है। तो गुडविल की जब डेफिनेशन देने की बात आती है तो गुडविल की डेफिनेशन बहुत मुश्किल है देना, क्योंकि गुडविल को एक्सप्लेन तो किया जा सकता है, समझाया तो जा सकता है, पर उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो नहीं सकती। स्टिल कुछ विद्वानों ने कोशिश की है गुडविल की डेफिनेशंस को देने की। तो कहा गया है कि गुडविल या फिर ख्याति जो है ना, वो एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था एवं उनकी सेवा, व्यापारिक संस्था के वस्तुओं और उनकी सेवाओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। होता क्या है, हम गए मार्केट में, वहाँ पर 2 दुकानें हैं, दोनों पर सेम प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। हमारे साथ कोई एक दूसरा पर्सन है जो वहाँ का लोकल है, उसने बताया कि नहीं, आप इस दुकान से लीजिए, काफ़ी टाइम से चल रही है और बहुत अच्छी है। क्यों? उसकी गुडविल के कारण। ये क्या हुई, ये उस शॉप की गुडविल है ना। मान लो 2 शॉप है, ए और बी। उसने कहा कि नहीं, आप शॉप बी से खरीदिए, ये काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये क्या है, उस शॉप बी ने उस मार्केट में अपनी गुडविल बना रखी है। यही होती है ख्याति, एक आकर्षण शक्ति जो कि अट्रैक्ट करती है आपके कस्टमर्स को कि वो आए और आपके बिजनेस से, मतलब आपकी संस्था से गुड्स परचेज करे, सर्विसेज ले। सर्विसेज के संदर्भ में भी हो सकता है, जैसे कि कोई लॉयर है, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग एक ही वकील के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि उसकी गुडविल है कि वो केस जिता देता है या फिर वो बहुत अच्छे से आपके केस को हैंडल करता है। तो ऐसे केस में उसने क्या कर रखा है, वो कोई सामान तो नहीं बेचता, वो क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, अगर किसी पर्सन की गुडविल है तो वो क्या करेगी, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी कि वो आए और उसी से वो सर्विसेज ले या उसी की दुकान से वो गुड्स भी परचेज करे। तो ख्याति क्या है, एक आकर्षण की शक्ति है, क्योंकि इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, देखा और छुआ नहीं जा सकता है, इसलिए ये अमूर्त होती है, इनटेंजिबल होती है। किसी भी बिजनेस में गुडविल का होना, क्या प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है ना। हमारी गुडविल है, दैट मीन्स लोग हमें अच्छा मानते हैं, वो हमसे सामान खरीदेंगे, हमारी सर्विसेज को लेंगे। तो ख्याति हमारे लिए एक पॉजिटिव काम करती है। एक तरीके से ये हमारी एसेट है। क्या है, हमारी संपत्ति है। संपत्तियों से क्या होता है, हम उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारी एसेट होती है, जिससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं या फिर जिससे हमारा बिजनेस इजीली रन कर पाए। तो गुडविल भी हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है, इसलिए गुडविल एक तरीके से हमारी संपत्ति तो है, लेकिन दूसरी एसेट्स की तरह ये नहीं है। क्योंकि देखिए, एसेट्स में जैसे आपके पास मशीन है, फर्नीचर है, आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, कुछ स्टॉक भी है, तो ये सब क्या है, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन गुडविल, इसे ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसलिए संपत्ति तो है लेकिन अमूर्त संपत्ति, यानी कि एसेट तो है, पर ये कौन सी एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इसे ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है कि हाँ, इस बिजनेस में गुडविल है। तो सबसे पहली चीज, हमने गुडविल की डेफिनेशन पढ़ ली। गुडविल क्या होती है, एक आकर्षण शक्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है। इसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल, तो 2 तरीके की गुडविल होती है, एक जिसे परचेज किया जाता है और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड, स्वतः उत्पन्न हुई ख्याति। तो अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज करने का मतलब गुडविल को ही
मार्केट में ऐसे नहीं मिलती है कि लीजिए 50,000 रुपये की गुडविल खरीद लीजिए, इस तरीके से कोई गुडविल को नहीं बेचता है। परचेज कब होती है गुडविल? जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, किसी ऐसे बिजनेस को जो कि चालू है, व्यवसाय चालू है, उसने अपने बिजनेस को बेचना चाहा है, हमने उसे परचेज किया है, तब हम गुडविल के लिए पेमेंट करते हैं। मान लो कोई पर्सन है जो कि अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, उसकी सारी एसेट्स मिला के ना 50 लाख रुपए की है, उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज़ भी है। हमने क्या किया, उसके टोटल बिजनेस की जितनी वैल्यू बन रही है ना, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज सब कुछ सेट ऑफ करके उसने क्या कहा है कि 50 लाख रुपए मैं बिजनेस परचेज कर मतलब आपको बिजनेस सेल करने के लिए देने वाला हूँ। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि इसकी नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स है ना, वो सब मिला के तो सिर्फ 48 लाख ही होती है, लेकिन फिर भी हम उसे 50 लाख देने के लिए तैयार है। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है ना, यही गुडविल है। हमने उसके एसेट्स भी ली, हमने उसकी लाइबिलिटीज़ भी ली। बिजनेस चल रहा है तो लाइबिलिटीज़ भी होगी, एसेट्स भी होगी। मान लो हमने 80 लाख रुपए की क्या परचेज कर ली, उससे एसेट्स परचेज कर ली, उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी। मान लो हमने 40 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ भी परचेज करी, ठीक है। 80 लाख रुपए की एसेट्स है, 40 लाख रुपए की उसकी लाइबिलिटीज़ है, इनको हमने परचेज कर लिया है। इसके बाद अब हम उस पर्सन को कह रहे हैं कि हम आपको कैश पेमेंट भी करेंगे आपका बिजनेस परचेज करने के लिए 45 लाख। उसने क्या कहा कि आप हमारा बिजनेस लीजिए, हमारे बिजनेस में 80 लाख की एसेट्स है, 40 लाख की मेरी लाइबिलिटी है, आप मुझे 45 लाख रुपए का क्या करो, कैश पेमेंट भी करो। तो इस तरीके से हमने मान लिया, हमने उस बिजनेस को परचेज करना स्वीकार कर लिया। अब देखिए उसकी 80 लाख की संपत्ति है, 40 लाख की लाइबिलिटीज है, दायित्व है, मतलब नेट हमें कितना मिल रहा है, नेट एसेट्स कितने की है, 40 लाख की। अब उस 40 लाख के बदले में हम उसको 45 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस बिजनेस में कुछ तो बात है, उस बिजनेस में गुडविल है। तो ये वाला जो डिफरेंस होता है ना, ये गुडविल होती है, और यही होती है परचेज की हुई गुडविल। तो गुडविल जब परचेज करने की बात आती है तो इसे कहीं ऐसे ही बाजार से खरीदा नहीं जाता है। गुडविल परचेज कब हो सकती है? जब आप किसी चालू बिजनेस को, चालू व्यवसाय को परचेज करते हो, तो उसी के साथ उसकी नेट एसेट्स और आपका जो नेट पेमेंट बन रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो ही होती है गुडविल। वो पेमेंट होता है गुडविल के लिए। तो इस तरीके से परचेज की जा सकती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है कि हमने कोई गुडविल किसी बिजनेस को परचेज तो नहीं किया, लेकिन 20-25 सालों से हमारा बिजनेस चले हुए आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि हमारे बिजनेस ने भी गुडविल को जनरेट किया ही है। तो वो तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है ना, उसको नॉर्मली बुक्स में शो नहीं किया जाता। बैलेंस शीट में जो गुडविल शो होती है ना, वो इसी तरीके की गुडविल को शो किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नॉर्मली हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं। तो गुडविल को हमने समझ लिया, गुडविल किन टाइप्स की हो सकती है वो भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमारा चैप्टर है, तो वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों आती है? वैल्यूएशन करना तो हम सीखेंगे कि गुडविल कैसे वैल्यूएशन होगा, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन करने की नीड क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स उन सिचुएशंस की मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहला, अगर हम हमारे बिजनेस को, जो कि प्रोप्राइटरशिप था, एकाकी व्यवसाय था, उसको अगर हम किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर मान लो हम किसी कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, बिजनेस का फॉर्म बदल गया, तो वहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत आएगी। जब नया बिजनेस स्टार्ट होगा तब गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा पार्टनरशिप, जब आप लोगों ने 12th में पढ़ी हुई है, क्या होता था, नया पार्टनर आ रहा है, पुराना पार्टनर जा रहा है, किसी की डेथ हो गई, रेशियो में आपके चेंज हुआ है, तो इन सारे केसेस में गुडविल की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि गुडविल से जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो उनको बियर करना पड़ता था ओल्ड पार्टनर्स को। तो इस तरीके से गुडविल की ज़रूरत वहाँ भी होती है। अब कंपनीज़ के केस में तो 2 कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन रही है, या फिर एक कंपनी के 2 पार्ट हो रहे हैं, तो मतलब मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है। ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे अमालगमेशन वगैरह के, उनमें पढ़ेंगे हम। तो अगर जब कुल मिलाकर जब भी व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन अगर हो रहा है ना, तो फिर ऐसे केस में गुडविल की वैल्यूएशन की नीड आती है। तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। अब ख्याति का मूल्यांकन आप करेंगे कैसे? देखिए, कुछ बिजनेस में क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल गिवन है कि 7,000 रुपये की हमारी गुडविल है, तो ये जो 60,000 रुपये की आपकी गुडविल है, ऑलरेडी जब वैल्यूएशन हो चुका है, तो फिर आपको नया वैल्यूएशन क्यों करना? तो हमें फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल चाहिए कि उचित मूल्य आज की डेट में आपके बिजनेस में गुडविल की क्या वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करना, इसलिए वैल्यूएशन किया जाता है। तो जो वैल्यूएशन किया जा रहा है वो किस बेस पे किया जाएगा, किस तरीके से आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे? तो 2 बेस हमारे पास है, 2 आधार है, जिनको आधार बनाकर या जिनको बेस बनाकर उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। तो 2 जो बेस है
उन दोनों को हम पढ़ेंगे, उन दोनों बेस की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बेस है वो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको शॉर्ट में हम FMP कहेंगे, हिंदी में इसका नाम है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। देखिए कि एक बिजनेस चल रहा है, हर साल उसको हानि होती जा रही है या फिर प्रॉफिट कम होता जा रहा है। पहले तो 5-5 लाख रुपए के प्रॉफिट होते थे, अब कभी 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 20,000 इस तरीके से प्रॉफिट हो रहे। तो क्या उसकी कोई गुडविल कही जाएगी क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं। अगर उसकी गुडविल होती, ख्याति होती, मार्केट में कुछ वैल्यूएशन होता, उसका गुडविल होती, तो उसको तो प्रॉफिट होनी चाहिए, उसके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। प्रॉफिट कम हो रहे हैं या फिर हानि हो रही है, दैट मीन्स उस बिजनेस की गुडविल है ही नहीं। तो प्रॉफिट जो है ना वो एक बहुत अच्छा बेस है गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए कि अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आप प्रॉफिट देखिए इस कंपनी के, प्रॉफिट ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी गुडविल भी है, तो प्रॉफिट को बेस बनाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को नहीं, उस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट भी हमें करने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने पिछले साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो हम कहते हैं कि हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, देन नो वी कांट से। क्यों? हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उससे पहले के सालों में आपका क्या ट्रेंड रहा है। हो सकता है उससे पिछले साल आपने तो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था, उससे पहले आपने 17 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो आपका तो प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब कोई गुडविल नहीं है। इसलिए सिर्फ एक साल के प्रॉफिट को बेस बनाकर भी गुडविल नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों के बिजनेस प्रॉफिट्स को उठाते हैं। कुछ साल कितने, तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी ट्रेंड है उस हिसाब से हम पिछले कुछ सालों के बिजनेस के प्रॉफिट्स को देखेंगे। उनको बेस बनाकर अब हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी या फिर जो आपकी संस्था है वो वास्तव में बिजनेस में जो है प्रॉफिट की कंडीशन में है या फिर नहीं। अगर वो प्रॉफिट की कंडीशन में है तब तो उसकी गुडविल होगी। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, आपकी संस्था लॉस में जा रही है, तो फिर गुडविल होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स को लेंगे, वहाँ से हम FMP तक पहुँचेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि हम ऐसे प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे जो कि फ्यूचर में भी मेंटेन रहेंगे, कायम रहेंगे, भविष्य में भी कायम रह सकने वाले लाभ की गणना हम करेंगे। तो भविष्य के लाभ की गणना हम भूतकाल के आधार पर करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। समझना, अब हम पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स ले रहे हैं, पिछले कुछ 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट ले लेना है कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इतना, फिर इतना। तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ये होते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। समझना, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट दिखाया हुआ होता है ना, वो केवल बिजनेस प्रॉफिट हो या ट्रेडिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि बहुत सी कंपनीज होती है, बहुत सी संस्थाएं होती है जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी करती है। जैसे कि हमारे पास कभी कैश ज़्यादा अवेलेबल था, हमने क्या किया, कुछ 50-60 हज़ार रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करना थोड़ी ना हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस तो कुछ और है। तो ये क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अब आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करी, मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो उन 50,000 पर 5,000 रुपये की इनकम भी तो आपको होगी। उस इनकम को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो लिखोगे, आपके प्रॉफिट में भी तो जुड़ी हुई है, जबकि ये तो आपका बिजनेस प्रॉफिट है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को बिजनेस प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखेंगे, जितने भी ईयर्स के, मान लो मैंने 3 ईयर्स का बेस लिया है, क्वेश्चन के अंदर आपको 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन है, तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स आप लिख लो सबसे पहले। इस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ये प्रॉफिट्स आपके होने चाहिए बिफोर टैक्स। क्या होंगे ये प्रॉफिट आपके, बिफोर टैक्स, यानी कि कर से पूर्व के लाभ जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होंगे। सबसे पहले तो हम उनको लिखेंगे। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे जिससे कि हमारे ये प्रॉफिट 100% ट्रेड प्रॉफिट्स में, बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ एक एडजस्टमेंट तो होगा, प्लस और माइनस अकाउंटिंग एरर्स। अगर कोई अकाउंटिंग एरर हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट कर लो सबसे पहले। तो किसी ईयर में हो सकता है आपने कभी ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिया हो, ओवर अंडर वैल्यूएशन हो गया हो, या फिर कुछ लिखने में ही गलती हो गई हो। तो इस तरीके का अगर कोई अकाउंटिंग एरर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो सबसे पहले तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे करो।
जो भी करना है, ऐड करना है, लेस करना है, वो तो हम समझ ही लेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर कि ये वाली पर्टिकुलर गलती जो हुई है इसकी वजह से हमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए या फिर लेस करना चाहिए। तो अकाउंटिंग एरर का जो भी एडजस्टमेंट है, लेखांकन संबंधी जो भी गलतियाँ या त्रुटियाँ आपसे हुई है उसको सुधारेंगे, उसका करेक्शन यहाँ पर होगा। सबसे पहले तो यहाँ तो ये आ जाएंगे हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि अब इन प्रॉफिट्स के अंदर कोई भी एरर तो नहीं है, ये आपके प्रॉफिट्स तो है, लेकिन इनके अंदर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से होने वाले प्रॉफिट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, इस तरीके की चीज़ें तो जुड़ी हुई हो सकती है। तो अब हम इनका एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी गैर व्यापारिक विनियोग से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि ऐड करना है कि लेस करना है, प्रॉफिट ऐड हो रखा है ना पहले से, जबकि इस प्रॉफिट को बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाता, दैट्स वाई इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिस भी ईयर में हो उस ईयर से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया। हो सकता है आपको 3 साल की इन्फॉर्मेशन और आपको बोल रहे कि दूसरे साल में आपने वो सिक्योरिटी परचेज करी थी, तो पहले साल के प्रॉफिट में तो ऐसे कोई इनकम जुड़ी होगी नहीं। तो जिस साल के प्रॉफिट में इनकम जुड़ी हुई है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, उस साल से हम क्या करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिजनेस में रेगुलरली होती नहीं है, इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी हो सकता है, यानी कि एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या फिर लॉस की इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे बोल दिया कि किसी साल में आग लग गई थी उसकी वजह से 1000 रुपये का नुकसान हो गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, हर साल थोड़ी ना होगा, उसका प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करो। तो इस तरीके की कोई भी असाधारण आय है, असाधारण हानियाँ हैं, उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसका एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। अब यहाँ पर कि कोई एबनॉर्मल इनकम थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी इनकम थी, तो अब उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो देखिए इनकम थी दैट मीन्स प्रॉफिट के अंदर ऐड हो रखी होगी तो लेस कर दो। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था तो मतलब वो प्रॉफिट में से हटा हुआ होगा, अब ऐड कर दो ताकि प्रॉफिट आपके नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करके फिर अब हम निकालेंगे यहाँ पर हमारे एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट्स, वहाँ पर हमारे व्यावसायिक लाभ आएंगे, शुद्ध व्यावसायिक लाभ, और ये प्रॉफिट्स होंगे बिफोर टैक्स। समझ में आ रही है चीज़। तो अभी तक हमने कोई एवरेज नहीं लिया, हमने हमारे जो पिछले सालों के प्रॉफिट थे ना उनमें कुछ करेक्शन किए हैं। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग एरर का एडजस्टमेंट करना, ज़रूरी नहीं है कि सारे एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में हमें करने पड़े, हर सिचुएशन में। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो फिर हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, पहले हमें अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पर पहुंचना है, उसके बाद हम उसका एवरेज लेंगे और फिर हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के जिन प्रॉफिट्स को बेस बना रहे हैं ना उनको हम करेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एरर का एडजस्टमेंट करो, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लॉस है, कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम हो रही है, तो उन सब का एडजस्टमेंट करो हर एक ईयर का, हर एक ईयर में। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट्स आ जाएंगे, जितने भी ईयर्स की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। उसके बाद अब हम इन बिजनेस प्रॉफिट्स का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स मान लो आपके पास आ गए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, एक साल था 1 लाख रुपए, फिर हुआ 1,20,000, फिर हो गया 1,50,000। ये हमने करेक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स है कितने, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000। अब हम क्या करेंगे, इन बिजनेस प्रॉफिट्स का एवरेज लेंगे ताकि हम एक अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो सकता है, मतलब कि भविष्य में हमें कितना लाभ हो सकता है उसकी फाइंड आउट करें। 3 साल पहले 1 लाख का लाभ हुआ, फिर 1,20,000 का हुआ था, 1,50,000, तो आगे के आने वाले वर्षों में कितना लाभ हो सकता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इनका क्या निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के 2 तरीके, 2 टाइप के एवरेज हो सकते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, यानी कि सामान्य औसत और भारित औसत। तो हम मैम कब सिंपल एवरेज लें, कब वेटेड एवरेज लें, तो देखिए कि अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स हमारे आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, लगातार बढ़ ही रहे हैं अगर आपके प्रॉफिट, तो फिर आप यहाँ पर इनको वेट दो, 1 2 3 का नोट डाल देंगे कि क्योंकि लाभ जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए हमने भारित औसत या फिर वेटेड एवरेज लिया है। देन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 240, ये 450, और फिर हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट
कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों की टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में वेट मतलब ये निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। एवरेज हम निकालते हैं, नॉर्मल एवरेज में तो क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। वेटेड एवरेज में वेट देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जो आपका यहाँ पर अमाउंट आता है उन सबको ऐड करके डिवाइड करते हैं टोटल वेट से। तो बस इनको ऐड करिए और इनको डिवाइड कर दीजिए आप 3 + 2 + 1 यानी कि 6 से आपके पास आ जाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रही है चीज़। अब क्वेश्चन में हम कब वेटेड एवरेज निकालें और कब नॉर्मल एवरेज या सिंपल एवरेज निकालें, तो देखिए कि या तो हमारे बिजनेस बढ़ते हुए क्रम में तब तो हम नोट डाल के लिख सकते हैं, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ते हुए क्रम में फिर भी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि साधारण औसत लाभों को आधार बनाइए, तो ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज नहीं निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ क्लियरली बोल दिया है तब तो वही करना है। क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया वेटेड एवरेज लीजिए तो वेटेड एवरेज लेना है, क्वेश्चन में बोलते हैं सिंपल एवरेज लीजिए तब तो सिंपल एवरेज लेना है। जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि अगर प्रॉफिट्स बढ़ते हुए क्रम में है तो वेटेड एवरेज लेंगे। अगर प्रॉफिट्स बढ़ते घटते क्रम में, मान लो यहाँ से 1,20,000 हुए, यहाँ वापस 1,15,000 हुए, तो अब क्या हो गया, कम हो गया ना, तो ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज नहीं ले सकते। हर वर्ष में क्रमशः बढ़ते हुए लाभ होंगे तब जाकर वेटेड एवरेज लिया जा सकता है, अदरवाइज वेटेड एवरेज नहीं लिया जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, चाहे वो वेटेड एवरेज हो चाहे वो सिंपल एवरेज से हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एवरेज निकालना समझा, एवरेज प्रॉफिट से पहुंचे हम लोग, हमें निकालना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर में क्या हुआ उनको देखा है कि पिछले जो साल बीते हैं उनमें क्या हुआ, उन चीज़ों को हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स है क्या यही प्रॉफिट हमारे फ्यूचर में भी मेंटेन रहने वाले हैं या फिर नहीं। तो अब इनके अंदर एडजस्टमेंट किए जाएंगे फ्यूचर से रिलेटेड, भविष्य से संबंधित कुछ समायोजन, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स अब हम इन प्रॉफिट्स में से करेंगे। तो उन एडजस्टमेंट्स को हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो समझा है उसे आप लोग वापस देखिएगा, किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक यू।